नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा क्लास 9th का चैप्टर 3 चल रहा था। जियोग्राफी का भूगोल का चैप्टर 3 चल रहा था। उसमें अभी तक हमने पढ़ लिया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियों तक। तो हमने इसमें हिमालय की नदियां देख लिया था। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से मैं आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दूँगा। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में होने वाला है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में जो मुख्य जल विभाजक का निर्माण करता है वो पश्चिमी घाट द्वारा किया जाता है। देखो, जल विभाजक हमने पहले देख लिया था। जल विभाजक क्या होता है? देखिए, जल विभाजक एक बार और समझा देता हूँ मैं। जल विभाजक, तो जल विभाजक बेसिकली किसे कहा जाता है? जल विभाजक वो उसे कहा जाता है जो वह क्षेत्र, ठीक है, चाहे वो पठार हो सकता है या पर्वत हो सकता है या उच्च भूमि हो सकता है। कोई भी उच्च भूमि हो सकता है, उच्च भूमि हो सकता है, ठीक है, उच्च भूमि हो सकता है। वह क्षेत्र जो दो नदी तंत्र को अलग करता है, नदी तंत्र को अलग करता है, ठीक है, अलग करता है, उसे क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, तो यहाँ पर जो जल विभाजक का मेनली काम करता है वो कौन करता है? प्रायद्वीपीय भारत में जो जल विभाजक का काम करता है वो पश्चिमी घाट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पश्चिमी घाट के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और अब मैं आपको एक मैप की सहायता से बताता हूँ कि पश्चिमी घाट कौन सा है। आ रही है बात समझ में आपको? तो देखिए, ये हमारा भारत का मैप है। अब ये इधर वाला जो एरिया है ना, ये पूरा वाला जो यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, ये वाला, ठीक है, इन्हें कहा जाता है पश्चिमी घाट। इधर वाला भी ये पहाड़ी एरिया है, इसे कहा जाता है पूर्वी घाट, ठीक है। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। आ गई बात समझ में? ये इधर का पूर्वी घाट, इधर का पश्चिमी घाट। अब देखो, यहाँ से जो रिवर निकल रही है ये इधर जाके बहेगी एक तो, और इधर वाली जो निकलने वाली नदी है इधर निकल रह जाती है, ठीक है ना। तो ये जल विभाजक का काम कर रहा है, क्योंकि इधर वाली जो नदी तंत्र है वो इधर जाती है और इधर की नदी तंत्र इधर जाती है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा वाला प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो मेन और नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, इधर से बहती है, ठीक है। एक तो नर्मदा रिवर हो गई, नर्मदा रिवर, और एक हो जाती है आपके तापी नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। ये दो नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। बाकी की ज़्यादातर जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है, और किधर फ्लो होती है? अरब बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है। आ गई बात समझ में? तो याद रखना, ये जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर जो मुख्य नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो कहाँ बहती है? पूर्व की ओर बहती है। और कहाँ पे मिलती है? ये देखिए, आप मैप की सहायता से मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर देखिए, ये जो दो नदियाँ हैं, ये एक तो ये नदी हो गई नर्मदा नदी, ठीक है, यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है यहाँ से, और ये कहाँ फ्लो होती है? अरब सागर की में मिल जाती है। तो ये तो वेस्ट की ओर फ्लो होने वाली नदी है। इसके साथ एक और नदी है ताप्ती नदी, ये देखिए यहाँ पे जो तापी नदी है ये भी वेस्ट की ओर फ्लो हो रही है। इसके अलावा बाकी ज़्यादातर जो नदियाँ हैं ना वो पूर्व की ओर फ्लो हो रही है, देखिए पूर्व की ओर बह रही है। एक तो गोदावरी रिवर हो गई, ये देखिए पूरी गोदावरी रिवर किस साइड में फ्लो हो रही है? ये इधर फ्लो हो रही है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके अलावा कृष्णा नदी देखिए आप, ठीक है, कहाँ मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा कावेरी नदी देखिए आप, ये पूरी कावेरी नदी कहाँ मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। ये बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं ज़्यादातर कहाँ पे मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये महानदी भी देखिए आप, ज़्यादातर कहाँ मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में मिल रही है, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ थी। अब आगे देखो, एक एक करके पढ़ लेते हैं अपन सभी को, ठीक है ना। तो देखो, अब ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, जबकि पश्चिमी घाट में से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं
हैं। नर्मदा व तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। जवार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियां की अफवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। देखो एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखो जो एक बार और मैप बना देता हूँ मैं आपके लिए। मैप बना देता हूँ। देखो जो प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो आकार में वैसे छोटी होती है, अकॉर्डिंग टू हिमालय की नदियों के अपेक्षाकृत छोटी होती है। ठीक है। और जो ये यहाँ पर ये क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मेनली क्या है कि पर्वत श्रेणी है, एक पूरी पर्वत श्रेणी है जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं। ये पूरा क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक है। और इधर ये पूरी क्या है, पूर्वी घाट है। यहाँ पर बीच में ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है। अब देखो इधर से कुछ नदियाँ, जो इधर से कुछ छोटी नदियाँ भी निकल रही है जो डायरेक्ट इधर मिल जाती है। ठीक है। और जो पश्चिमी घाट है इससे ज़्यादातर जो नदियाँ निकल रही है वो इधर की साइड जाती है, बहती है। ठीक है। दो नदियाँ यहाँ पर है, तो नर्मदा नदी और एक तापी नदी, दोनों। ठीक है। जो पश्चिम की तरफ बहने वाली बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है। अब देखो अब क्या बात कर रहे थे, अब डेल्टा। इधर की जो नदियाँ हैं जो बंगाल की तरफ खाड़ी की तरफ बहती है, ये इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी इधर बहती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है, बेसिकली जब नदी बहती रहती है ना, फ्लो करती रहती है, तब ये बहुत जब ज़्यादा दूरी तय करती है तो इसके बाद आखिरकार में ये जो नदी है अनेक शाखाओं में बट जाती है। ठीक है ना, बहुत सारी शाखाओं में क्या हो जाती है, ये बट जाती है। इसे कहा जाता है डेल्टा। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ये लंबी दूरी, लंबा कोर्स, लंबा रास्ता तय करने के कारण इसमें जो कटाव होता है ना, कटाव होने के बाद जो कंकड़ पत्थर है वो बहाकर लाती है। तो ये निचले कोर्स में, निचले मार्ग में, नदी के निचले मार्ग में ये जमा हो जाते हैं। इस कारण यहाँ पर बहुत सारी जो ये नदी है बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है। अब एश्वरी एक और आया है, एश्वरी। एश्वरी क्या होता है, डायरेक्ट नदी कहाँ गिर जाती है, समुद्र में गिर जाती है। एश्वरी में क्या होता है, डायरेक्ट नदी कहाँ गिर जाती है, किसी वाटर बॉडी में गिर जाती है। जो इधर वाली जो वेस्ट में जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो फ्लो होती है ना, इसके भी पश्चिम में जो ये नदियाँ फ्लो हो रही है ना, ये एश्वरी का निर्माण करती है। ठीक है। आगे बात समझ में, अब आगे देखिए। ठीक है। अब देखो प्रायद्वीपीय की जो नदियां हैं ना, द्रोणियां या नदियां, ये अपेक्षाकृत क्या होती है, छोटी होती है। क्यों होती है, हमने हिमालय की जो नदियां और जो जो नदियां हैं ना, प्रायद्वीपीय नदियां, उनमें अपने डिफरेंसेस देखे थे, इनकी हमने तुलना की थी कि ये छोटी क्यों होती है। तो अगर आपने ये पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए। तो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो आपको कैसे याद रखना है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से। अमरकंटक पहाड़ियाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश से। ठीक है। इसके बाद उद्गम के बाद आपको क्या याद रखना है कि ये कहाँ पर बहती है, पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है। किस में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। और ये नदी, इस नदी के किनारे बहुत सारे जो दर्शनीय स्थल हैं वो स्थित है। जैसे जबलपुर के पास संगमरमर के सेलू में ये नदी गहरे गोर्ज में बहती है तथा नदी तीव्र ढाल से गिरती है। यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है किस नदी पर स्थित है, नर्मदा रिवर पर स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है, नर्मदा रिवर पर ये धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए जो नर्मदा नदी है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। नर्मदा द्रोणी जो नदी है ये इसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र का मतलब है ये नदी किन किन राज्यों से बहती है, कौन कौन से क्षेत्र में बहती है। तो ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और गुजरात में है। ठीक है ना, कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश वो गुजरात में
स्थित है। देखो, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना भी प्रारंभ की गई थी। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं तापी नदी। ठीक है, तापी नदी अब देखेंगे अपन। तापी नदी, ठीक है, द्रोणी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है ना। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तापी नदी का उद्गम बैतूल सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। तो ऐसे आप नोट्स टाइप में भी लिख सकते हो कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम। ठीक है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ बैतूल मध्य प्रदेश से, ठीक है ना, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये भी एक भ्रंश घाटी क्या होती है? देखो, भ्रंश घाटी क्या होती है कि जैसे इधर भी क्या है, पथरीला एरिया है या पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, तो बीच वाले जो एरिया में जो नदी फ्लो हो रही है ना, इसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ये बहती है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती हो गई, माही हो गई, भारतपुंजा हो गई और पेरियार हो गई। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है। साबरमती, माही तो आपको पता ही है, राजस्थान में भी बहती है, अपने राजस्थान में भी। बाकी नदियाँ का आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, इधर का मैदान क्या है? संकीर्ण सकड़ा है, इसलिए यहाँ की ये जो नदियाँ हैं बहुत छोटी होती है। अब देखेंगे अपन गोदावरी नदी। ठीक है ना, बात आ रही है आपको समझ में? गोदावरी नदी का देखते हैं। तो देखिए, गोदावरी जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये बात याद रखना है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम होता है वो नासिक जिले में पश्चिमी घाट से होता है, नासिक महाराष्ट्र से होता है। तो आप उद्गम में क्या लिख लोगे? उद्गम कहाँ से होता है? नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र से उसका उद्गम होता है। ठीक है, इसकी लंबाई इसके बाद लंबाई लिख लेना। लंबाई कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ पर गिरती है? अपना जल कहाँ गिराती है? जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीप में इसका सबसे बड़ा अपवाह तंत्र अपन ने लिख ही दिया। ये जो नदी है कहाँ पर बहती है? ज़्यादातर जो ये नदी है कहाँ पर बहती है? महाराष्ट्र में। लगभग इस नदी का जो एरिया है वो 50% है। इसके महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में भी ये नदी बहती है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा देखिए, आंध्र प्रदेश में भी है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है। देखो, अब इसके बाद लंबाई के बाद आपने देखा, लंबाई के बाद कौन सा अपवाह क्षेत्र ऐसे बना के आप नोट्स लिख सकते हो। अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? जो ये राज्य है ना, इनका नाम लिख देना है आपको। मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसके अलावा सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी? पूर्णा, वृदा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। ये सहायक नदियों में आपको नोट्स टाइप में लिख देना है। ठीक है, अब देखो, इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। ये जो लास्ट वाली नदियाँ हैं थोड़ी बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कौन सी नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को भी जाना जाता है। और नीचे एक पॉइंट लगा के लिख देना कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस तरीके से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। आप कॉपी किताब लेके बैठना, लेके बैठना साथ में, और इस तरीके से लिखते जाना। इसके बाद आती है महानदी में आप टॉपिक डाल दोगे महानदी, और उसमें लिखना है उद्गम। पहला देखना है उद्गम। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से। ठीक है, उच्चभूमि कहाँ से? छत्तीसगढ़ से होता है इसका उद्गम। ठीक है, ओडिशा में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई आपको बताना है। लंबाई कितनी है? लंबाई फिर आपको कॉपी में लिख लेना है ऐसे, 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अपवाह कहाँ पर है इसका? इस नदी का अपवाह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में इसका
अपवाह स्थित है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए अपवाह हो ही गया ये। अब इसके बाद देखिए महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में इसके बाद कृष्णा नदी आएगी ना, इसके बाद कौन सी नदी आएगी? कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले अपने को क्या लिखना है? उद्गम महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बात समझ में, कहाँ से होता है? पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से। लंबाई याद बताना है आपको, लंबाई कितनी है? लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी और भीमा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। बहुत सी बार सहायक नदियाँ भी पूछ लेते हैं कि इस नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो यहाँ पर सहायक नदियाँ लगा के आप नोट्स टाइप में बना लेना। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा और मूसी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से एरिया में जो अपवाह, इसका जो अपवाह है, अपवाह कौन कौन से राज्यों में? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका अपवाह स्थित है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। इसके बाद में देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। पश्चिमी घाट में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ से होता है। यहाँ से इसके बाद ये तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी, कहाँ पर मिलती है ये? बंगाल की खाड़ी की नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? बंगाल की खाड़ी की नदी है। इसकी लंबाई बता देना है फिर आपको, लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? सहायक नदियाँ लिख लेना है। सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। ठीक है, ये इसका अपवाह क्षेत्र है, ये आपको लिख लेना है। देखो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, जिसे शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। देखिए याद रखना है ये कि भारत का दूसरा जो जलप्रपात आप जानते हो ना, झरना जिसे कहा जाता है, झरना। ठीक है, वो कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है? शिव समुद्रम नदी के द्वारा बनाया जाता है, वाटरफॉल जिसे कहा जाता है। ठीक है, इस प्रपात से जो बिजली उत्पादित की जाती है वो मैसूर और बेंगलोर तथा कोलार जो KGF है ना, KGF उसको दी जाती है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोपा जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, अब देखो इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो पूर्व की ओर बहती है। ठीक है ना, ये तो अपन ने देख लिया ना, पूर्व की ओर बहने वाली बड़ी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसके अलावा जो दामोदर नदी है, ब्राह्मणी नदी है, वैतरणी नदी है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, ये आदि नदियाँ भी यहाँ पर बहती है। आ रही है आपको बात समझ में? देखो एक फैक्ट दे रखे हैं कि क्या आप जानते हो? देखो धरातल पर 71% पानी है। जो अपनी पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर एक तो पृथ्वी पर स्थल वाला जो पार्ट है वो तो है कितना? 29%। जबकि जो वाटर है, जो पानी है, वो कितना है? 71%। लेकिन इस 71% पानी में से केवल 3% ही स्वच्छ जल है। ठीक है, 97% तो क्या है? खारा है, जो कहाँ पे? समुद्रों में स्थित है, महासागरों में स्थित है। अब इस 3% का भी 3/4 जो पार्ट है वो हिमानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जो ग्लेशियर होते हैं ना उनके रूप में जमा हुआ है। आगे बात समझ में? अब इसके बाद देखिए, अब अपना अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होगी झीलें। तो हम अगले जो लेक्चर होगा हमारा उसमें इनको पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।